एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हमसे एक सवाल पूछा गया था, अरोड़ा साहब ने पूछा था कमेंट में कि ये जो इन दी हॉस्पिटल, और बहुत सारे थे वैसे तो एक एक करके सबको कवर करते हैं। ये इन दी हॉस्पिटल और एट दी हॉस्पिटल, इसमें क्या है डिफरेंस? दोनों सुनकर तो ये लग रहा है कि हॉस्पिटल में कोई इंसान है। देखिए, जब कभी भी आप एक पेशेंट के तौर पे बात करते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो भर्ती होता है अस्पताल में, तो उस केस में आप कहते हैं इन दी हॉस्पिटल। ओके। वहीं अस्पताल परिसर में मान लीजिए कोई डॉक्टर हो, कोई विजिटर हो, कोई स्टाफ हो, तो इन सारे केसेस में आप क्या कहते हैं? एट दी हॉस्पिटल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मैं कुछ यूं कहूं किसी पेशेंट के बारे में, ही इज डैश दी हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? इन इज इन द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट। वो ज्यादा मतलब सेंटेंस सुन के यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी इंसान के किसी एक्सीडेंट के बाद भर्ती होने की बात हो रही है। करेक्ट। वहीं अगर मैं कहूं कि द डॉक्टर इज डैश द हॉस्पिटल इवन ड्यूरिंग द वीकेंड, तो इसका मतलब क्या निकला? कि यहाँ पे हम ऐड का यूज करेंगे। इसका मतलब होगा कि छुट्टियों में भी काम करें। जो वीकेंड होता है, सैटरडे संडे को अक्सर लोग वीकेंड के तौर पे मानकर चलते हैं, तो डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में है वीकेंड के दौरान भी। अगर मैं कहूं माय फ्रेंड्स वर डैश द हॉस्पिटल व्हेन आई वाज एडमिटेड देयर, तो मैं क्या था? आई वाज इन द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल, इन दी हॉस्पिटल, क्योंकि मैं वहां पर एडमिट था। और मेरे फ्रेंड्स क्या थे? विजिट किए थे, तो एट द हॉस्पिटल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम अगले इस पे चलेंगे। अगर मैं कुछ यूं कहूं कि कोई इंसान है जो एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहा, ही वॉज डैश द हॉस्पिटल फॉर अ वीक, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? ही वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर अ वीक। बिल्कुल करेक्ट। अब अगला देखते हैं, इन द स्कूल या फिर एट द स्कूल। अब एक एक एग्जाम्पल ही करेंगे हम, क्योंकि ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट हम के तौर पे ये हमारी समझ में आ गया। तो इन द स्कूल किन के लिए इस्तेमाल होगा? स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। सो द स्टूडेंट्स वर डैश द स्कूल ड्यूरिंग द इवेंट, तो हम यहां कहेंगे इन द स्कूल, द स्टूडेंट्स वर इन द स्कूल। लेकिन बाकी जो स्कूल के स्टाफ होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं, कोई इवेंट हो रहा होता है, तो इन सारे केसेस में हम क्या कहते हैं? एट। सो द फेयरवेल हैपेंड एट द स्कूल। ठीक है। तो हमेशा ये जहन में रखिएगा कि जो वहां का मेन मेंबर होगा, उसके लिए आप हमेशा इन का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो भी एडिशनल स्टाफ होगा जो उनके लिए ही है वहां पर बेशक, लेकिन उसके साथ आप एट का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर मैं देखूं इन द ऑफिस वर्सेस एट द ऑफिस, दोनों में क्या फर्क है? फिर अगर आप इन द ऑफिस कहते हैं तो ऑफिस के कैंपस में होना, ऑफिस प्रेमिसेस में होना, तो उस केस में आप इन द ऑफिस कहते हैं। लेकिन काम पर होना,
उसके लिए जैसे एट वर्क कहते हैं, सो वैसे ही आप वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो जाता है और आप कहते हैं एट द ऑफिस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ द कैंडिडेट्स, जो अभी बने नहीं हैं एम्प्लॉयज, ठीक है, सो द कैंडिडेट्स वर इन द ऑफिस ठीक है, फॉर देयर इंटरव्यू। ओके, अब यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, उल्टा हो गया। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, जो मेन लोग होते हैं हाँ, वो इन होते हैं, हाँ, पेशेंट हाँ, यहाँ पर हमारा मेन है। हम्म, तो पहले वाले में ये हमने कहा इन द हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट, दूसरे वाले में हमने कहा इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स, और बाकी सब के लिए एट। बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी अगर कैंपस के अंदर सिर्फ है, आप ये कहना चाहते हैं तो इन कह दीजिए, और अगर काम पर होने की बात करते हैं तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। सो द मैनेजर was at the office but did not join the meeting. ओके, काम पर तो था लेकिन मीटिंग ज्वाइन नहीं, लेकिन मीटिंग ज्वाइन नहीं की उसने। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इन बेड वर्सेस ऑन बेड। ये इसको समझने के लिए ना हमें सॉरी, हमें जो ठंडे देश होते हैं ना, उनमें सोने का जो तरीका होता है ठीक है, उसको समझना जरूरी है। आपने देखा होगा बच्चों को बिल्कुल टक कर देते हैं बेड में, चारों तरफ से रजाई इस तरीके से टक कर देते हैं कि उन्हें ठंड ना लग जाए बच्चों को। तो क्योंकि वो चारों तरफ से पूरी तरह से रैप्ड होते हैं, तो इस वजह से हम सोने के केस में आप हमेशा इन बेड कहते हैं, या फिर अगर कोई बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो तो उस केस में भी आप इन बेड का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कि माय फ्रेंड was in bed with a fever, ठीक है, पड़ा हुआ था, बीमार होके पड़ा हुआ था बिस्तर पे, तो इस केस में हम इन का इस्तेमाल कर लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे कहना हो I stayed in bed all day, मैं पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहा, तो इस केस में तो हमने इन का इस्तेमाल कर दिया। और अगर कुछ बिस्तर पे रखा हुआ है, मान लीजिए या फिर मैं भी बैठा हुआ हूं बिस्तर के ऊपर, सो द बैग वाज ऑन द बेड, आई वाज सिटिंग ऑन द बेड। तो ये तो हो गया हमारा बेड के लिए इन और ऑन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आता है, अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट टू मी, या फिर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। दोनों में क्या फर्क है वो समझते हैं। अगर आप किसी चीज के साथ अपना पर्सनल अटैचमेंट जाहिर करना चाहते हैं तो आप टू का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए फैमिली is important to me, सिंपल। यहां पर एज अ कॉन्सेप्ट जो फैमिली है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं वो मायने रखती है इस वजह से। वहीं अगर कोई भी चीज आपके लिए जरूरी है, ठीक है, उपयोगी है, वो कहना चाहते हैं आप, तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। दिस डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, चलिए ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर मी कह देते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर माई सिलेक्शन, अगर कुछ यूं भी कहना हो तो उस केस में भी आप उपयोगी होने की बात कर रहे हैं। सो कोई भी चीज आपके लिए मायने रखती है, इम्पॉर्टेंट, उपयोगी है, तो फॉर। एक एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
दिस डिवाइस इज, और आपको डिसाइड करना यहां पर, सो दिस डिवाइस इज important dash my phone to work properly. क्या कहेंगे यहां पर? This device is important dash my phone to work properly. टू मी, हाँ, to meet का तो कहीं है ही नहीं. अच्छा This device is important dash my phone to work properly. मेरे फोन के अच्छे ढंग से काम करे, इस चीज के लिए ये डिवाइस होना जरूरी है. हाँ ठीक है, फॉर मी, For my device, sorry, for my phone to work properly. This device is important for my device to work properly. ठीक है. और वहीं कुछ लोग जो फोन से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं तो वो क्या कहेंगे? My phone is important to me. ठीक है, तो जिस चीज के साथ भी एक अटैचमेंट वाला सेंस आए वहां पर टू कह दीजिए, और जहां पर सिर्फ जरूरत हो वहां पर फॉर कह दीजिए. मेरे ख्याल से इतना ही था. चलिए एक काम करते हैं, एक और कवर कर लेते हैं फटाफट से. अगर मैं ये कह दूं गुड का इस्तेमाल, ठीक है, तो गुड के साथ सबसे पहले तो गुड का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप इन के साथ भी करते हैं, एट के साथ भी करते हैं, और विथ के साथ भी करते हैं. ठीक है. इन का बहुत ही एक पिक्यूलियर मीनिंग होता है. मान लीजिए, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे. एट, कोई भी स्किल की जब बात होती है तो आप एट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अरिजीत सिंह is good at singing, good at singing. good at playing guitar कहेंगे, good in playing guitar कहेंगे, good with playing guitar कहेंगे. good with, good at ही होगा उसमें भी. अच्छा? वो भी एक स्किल है. ठीक है. लेकिन वहीं किसी के साथ अच्छी तरीके से, मतलब उसको कंट्रोल कर पाना, अच्छे तरीके से हैंडल कर पाना. some people, कुछ लोग are good with children. ठीक है. कहने का मतलब उनको पता है कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बच्चों को किसी चीज के लिए संभाला जाता है, कैसे संभाला जाता है. गुड इन बेड का इस्तेमाल होता है अक्सर. जब इन का कहें तो ये एक, जैसा मैंने कहा, बहुत ही पिक्यूलियर मीनिंग है. पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू से दैट समबडी परफॉर्म्स रियली वेल इन बेड सेक्सुअली, तो उस केस में आप गुड इन बेड का इस्तेमाल करते हैं. तो ये तो हो गया गुड का भी, हमने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया. अब जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल. रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, यहां क्या कहेंगे? टू मी या फिर फॉर मी? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.